हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं आपके इंग्लिश के पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। और पूरा हम डिस्क्रिप्शन करेंगे किस तरीके से आपको इंग्लिश की तैयारी करना है, वो भी एक ही दिन में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तो यूनिट 1 लिटरेचर से स्टार्ट करते हैं। डिस्कस द टैगोर्स विजन ऑफ अ फ्री इंडिया इन वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या विजन था। टैगोर इनविजन्स एन इंडिया फ्री फ्रॉम फियर। उनका ये मानना था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, कि इंडिया का डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा जब भी नॉलेज आता है उसमें। नॉलेज इज अनकन्फाइंड, ट्रूथ प्रिवेल्स, यूनिटी ओवरकम्स नैरो डिविजन्स। मतलब एक तरीके से जब डर खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, नॉलेज उसकी जगह ले लेती है, सत्य की जगह हो जाती है, यूनिटी इकट्ठा हो जाती है, आसपास में जो डिवीज़न है वो ख़त्म हो जाता है हमारा। इट इज़ अ स्पिरिचुअल कॉल फॉर इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट। और ये एक तरीके से बौद्धिक विकास का है। बेटा आपको मैं एक ही तरीका बता रहा हूँ, लिटरेचर के जो चैप्टर्स हैं आपको सिंपली उनकी समरी याद कर लेना है। इंडिविजुअल क्वेश्चन याद करने जाओगे तो आपको कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा, और फिर कौन से क्वेश्चन याद करो कौन से नहीं करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और आप सब जो है वो अब कॉलेज के स्टूडेंट है, 10th या 12th के स्टूडेंट नहीं है। खैर 12th क्लास में भी हमको समरी ही याद करना पड़ती है। 10th में क्वेश्चन याद करके काम बन जाता है, लेकिन 12th में आपने समरीज याद करी होंगी। और वहाँ तो बहुत सारे चैप्टर्स होते थे, दो दो बुक होती थी। यहाँ तो एक ही बुक है, 5 चैप्टर्स हैं। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि जो लिटरेचर के चैप्टर्स हैं उनकी आप अच्छे से समरी याद कर लो, और फिर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। टैगोर वाले चैप्टर की तो बिल्कुल आप अच्छे से कर ही लेना। सेकेंड क्वेश्चन है, समराइज द मैसेज ऑफ स्वामी विवेकानंदास शिकागो स्पीच। स्वामी विवेकानंद प्रीच यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो वहाँ पर जो है वैश्विक भाईचारे के लिए गए थे। रिलीजियस टॉलरेंस एंड द रिजेक्शन ऑफ द fanaticism and the emphasizing that all religions lead to same ultimate truth। मतलब ये इनका छोटा सा मैसेज दिया हुआ है, बट मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि आप इसका अगर समरी कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालिसिस द कैरेक्टर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर इन आर के नारायण स्टोरी। द एस्ट्रोलॉजर इज अ shrewd observant man who survive on his wits and intuition rather than the actual knowledge, revealing the necessity of deception for survival। बेटा ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको लिखने तो बड़े आंसर्स ही हैं। पेपर पैटर्न के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, आप वो देख सकते हो। जो हिंदी का पेपर पैटर्न है सेम इंग्लिश का भी वही आएगा। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सुंदर कांड इन रामायण। सुंदर कांड फोकस ऑन हनुमान्स डिवोशन, courage, his journey to Lanka, symbolize the faith power to overcome the insurmountable obstacles। देखो हम सब जानते हैं हनुमान जी के बारे में, सभी लोग हनुमान जी के भक्त भी होंगे, तो ये उनकी भक्ति, उनके साहस, कैसे उन्होंने श्रीलंका तक की जर्नी तय करी, और कैसे उन्होंने जो भी रास्ते में इतनी सारे ऑब्स्टेकल्स आए, रुकावट आई, उनको पार करके वो सीता माता तक पहुँचे, तो वो सब चीज़ें उसमें बताई गई है। यूनिट 2 पे आ जाते हैं, कंप्रहेंशन स्किल। डिफाइन स्कीमिंग और स्कैनिंग। बेटा ये लॉन्ग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, शॉर्ट में भी आ सकता है, 4 मार्क्स वाले में भी, 10 मार्क्स वाले में भी आ सकता है। स्कीमिंग का मतलब होता है बेटा, उसको पैराग्राफ का मेन आइडिया का पता करो बस, कि मेन किस बारे में पैराग्राफ। और स्कैनिंग जो होता है बेटा, वो किसी स्पेशल चीज़ को ढूंढने के लिए, टारगेटेड डिटेल को ढूंढने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। हाउ डज वन आइडेंटिफाई द मेन आइडिया। मेन आइडिया कैसे पता चलता है। आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस, ऑब्जर्व रिपीटेड की टर्म्स एंड लुक फॉर द कंक्लूडिंग समरी स्टेटमेंट। उन्होंने बोला है अगर आपको किसी पैराग्राफ का मेन आइडिया देखना है, सबसे पहले देखेंगे कि कौन से टर्म्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और फिर उसका कंक्लूजन देखेंगे, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि इस पैराग्राफ का या इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है।
What is the role of inference in reading? Inference allow reader to understand information that is not explicitly stated by using constant clues and background knowledge. Inference आपको पैराग्राफ को या जो इन्फॉर्मेशन है उसको बेटर समझने में हेल्प करता है. देखिए गाइज, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था इसलिए वीडियो ले आया हूँ. एक्चुअली मेरे भी बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ. सुबह से आज एक कॉलेज का इवेंट भी था और उसके बाद मेरे घर में भी थोड़ा प्रोग्राम था. तो ये मैं भी आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो लेकर आ गया हूँ. आप इसको आपके पास जो सीरीज़ हो, गाइड हो, उनमें से आप इनको पढ़ लेना. बाकी मैं कल ट्राई करूँगा थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाने की आपके लिए, ताकि थोड़ा आपको और हेल्प हो जाए, क्योंकि अभी तो मेरी इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है भी नहीं और थकान भी बहुत ज़्यादा है. बट अभी आप ये क्वेश्चंस पढ़ सकते हो जो भी पढ़ना चाहते हैं. नेक्स्ट है, हाउ डू यू एनालिसिस पैसेज ऑन इंडियन हिस्ट्री. अगर इंडियन हिस्ट्री पे कोई पैसेज है तो आप उनको कैसे एनालिसिस करोगे? तो क्रोनोलॉजिकल मेकर्स, डेट वाइज, उनकी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ऑथर्स के ऑब्जेक्टिव और हिस्टोरिकल इवेंट को हम चेक करते हैं. नेक्स्ट चालू हुआ हमारा बेसिक लैंग्वेज स्किल. इसमें पहला ही क्वेश्चन है, डिफाइन द पार्ट ऑफ स्पीच विद एग्जाम्पल. आप सब जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच 8 टाइप की होती है. आपको सारी लिखना है, एग्जाम्पल देना है उनका. देखिए आपको यहाँ पे बताया, नाउन किसी का भी नाम होता है. प्रोनाउन जो नाउन के बदले यूज होता है. वर्ब कोई भी एक्शन वर्ड होता है उसको वर्ब बोलते हैं. एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी. एडवर्ब जो वर्ब किस तरीके से हो रहा है, वर्ब की क्वालिटी शो करता है एडवर्ब. प्रीपोजिशन बेटा बाकी ऑब्जेक्ट का नाउन और प्रोनाउन से संबंध बताता है, रिलेशन. कंजंक्शन दो वर्ड को, दो सेंटेंस को ज्वाइंट करने के लिए यूज करते हैं, एंड, बट, और, ये सब चीज़ें. इंटरजेक्शन जो हमारी फीलिंग्स, थॉट वगैरह, एक्सक्लेमेशन वाली चीज़ें शो करता है, उसको इंटरजेक्शन बोलते हैं. तो ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है, आप इसको लॉन्ग में अच्छे से याद कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ए एंड दी. आपको पहले से ही आता है. तो ए और एन जो है वो इनडेफिनेट आर्टिकल है, जो भी नॉन स्पेसिफिक आइटम्स में यूज़ करते हैं, कार, एप्पल. और इसके अलावा आपको पता है कि एन जो होता है वो वॉवेल साउंड के साथ जाता है, नॉट वॉवेल वर्ड के साथ. वॉवेल साउंड होना चाहिए. हिंदी में अगर बात करें तो अगर कोई सेंटेंस, सॉरी, कोई शब्द पढ़ रहे हो और उसकी स्टार्टिंग जो है वो अ से अह तक हो रही है, मतलब वॉवेल साउंड के साथ हो रही है, तो आप उसमें एन लगाएंगे. जैसे कि हम इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, ना कि हॉनेस्ट. इसको हम ओ से पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट. तो शुरुआत में ओ आ रहा है, ओ जो है वो अ से अ तक के बीच में आता है, हाँ, तो इसमें एन लगा देंगे, है ना. बट अब मैं यहाँ पे बोलूँ आई हैव 1 रुपीज़ नोट, तो भले इसकी शुरुआत वॉवेल से हो रही है पर इसको पढ़ते क्या अपन, वन, मतलब क से ग तक का साउंड आ रहा है, इसलिए इसमें अ लगाएंगे. तो बेटा ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ए ई आई ओ यू देख के नहीं लगाना है, साउंड देखना है कि हम उस वर्ड को पढ़ते क्या है, उस हिसाब से हम ए और एन लगाते हैं. हाँ, आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगे, बट मैं आपको समझा रहा हूँ कि लिखना क्या है आपको. यहाँ पर आपको लिखना है ए का यूज़ जो है, ये तो आपने लिख दिया, इंडेफिनेट आर्टिकल के साथ में करते हैं जो भी है, डेफिनेशन में आपको दिया हुआ है मैंने. बट ए आप लिख सकते हो यहाँ पर कि ए कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होता है और एन जो है वोवेल साउंड के साथ यूज होता है. और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है बेटा, किसी स्पेसिफिक या यूनिवर्सल थिंग या यूनिक थिंग के साथ यूज करते हैं इनको. जैसे द सन, द बुक. बच्चों को डाउट होता सर हमने तो अ बुक भी पढ़ा है, तो द बुक कब आएगा? द बुक तब आएगा जब बुक को हम स्पेशल बना देंगे. जैसे कि मैंने बोला दिस इज डैश बुक, तो आप बोलोगे दिस इज अ बुक, ओके, अ चलेगा. बट अगर मैं उसको आगे ऐसा बोलूँ, दिस इज डैश बुक विच आई बॉट यस्टरडे, तो दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, मतलब ये वो किताब है जो मैंने कल खरीदी. तो यहाँ पर उस बुक को जब हम स्पेशल बना देंगे तब उसमें द लगता है. ठीक है. इसके बाद है एक्सप्लेन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है. सब्जेक्ट को देखकर ही हम वर्ब यूज़ करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी. सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर जैसे कि कोई भी, जैसे अपन बोल सकते हैं ही है, शी है, इट है,
किसी का नाम है, नाम भी सिंगुलर होना चाहिए, तो इनके साथ में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं एस या ईएस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। पर अगर प्लूरल वर्ब है, यू वी दे, इनके अलावा, मतलब यू है, वी है, दे है, नॉर्मल प्लूरल बोलते हैं इनको, तो इनमें वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसमें एस और ईएस ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये पर्यायवाची होते हैं, इनका मतलब अपोजिट वर्ड होता है। बेटा आपको एग्जाम में हो सकता है कुछ सिनोनिम्स दे दें लिखने के लिए, कुछ एंटोनिम्स दे दें लिखने के लिए, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, किसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, वरना आपकी बुक में है, जो भी सीरीज़ है आपके पास उसमें से आप पढ़ के जा सकते हो बेटा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, सिनोनिम्स बताओ, एंटोनिम्स बताओ, है ना, तो उस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। राइटिंग स्किल की बात करते हैं हम यूनिट 4 के अंदर। लिस्ट द स्टेज ऑफ राइटिंग प्रोसेस। जब भी हम राइटिंग करते हैं तो पहला काम होता है प्री राइटिंग। ये ब्रेन स्ट्रोमिंग पार्ट होता है बेटा, प्री राइटिंग। ये ध्यान रखना, लिखने के पहले आपको पूरा उसके बारे में अपना दिमाग यूज करना पड़ता है। देखो ऐसे ही कुछ नहीं लिख सकते, सोचना पड़ता है ना उसके पहले आपको अच्छे से, लिखने के पहले। फिर आप एक रफ ड्राफ्ट बना लेते हो लिखने के पहले कि हम किन किन पॉइंटों पे लिखने वाले हैं। रिवीजन करते हैं कि भैया उसमें कुछ एडिट तो नहीं करना है, घटाना बढ़ाना तो नहीं है, और लास्ट में जब लिखने का हम चेक करते हैं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, एरर तो नहीं है। बेटा इनको अच्छे से डिटेल में याद कर लेना। हो सकता है इससे 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आ जाए इसकी प्रोसेस को लेके, तो इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो ये वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गुड पैराग्राफ। एक अच्छे पैराग्राफ में क्या चीज़ें होती हैं, इसमें एक टॉपिक सेंटेंस मतलब मेन पॉइंट्स होना चाहिए, सपोर्टिंग सेंटेंस जो मेन पॉइंट को डिटेल या एविडेंस दे, और लास्ट में कंक्लूजन होना, समरी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से एक अच्छा पैराग्राफ होता है। आपको किसी एक टॉपिक पे पैराग्राफ राइटिंग भी आ सकती है, जो आपने 10th और 12th में सीखी होगी पैराग्राफ राइटिंग करना। कोई भी आपको रोड एक्सीडेंट के बारे में पैराग्राफ राइटिंग आ सकती है, आपके कॉलेज में एनसीसी एनएसएस कैंप हुआ उसके बारे में आ सकती है, कॉलेज के आपका एनुअल डे सेलिब्रेशन हुआ, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, कॉलेज में स्कूल में फेयरवेल हुआ, या कॉलेज में आपका, अरे यार मेरे को भी नाम भी करेक्ट याद नहीं आ रहा, क्या होते हैं कॉलेज में इवेंट्स होते हैं ना कुछ, तो वो कुछ हो रहा है तो उसके बारे में आपको मान लो उन्होंने बोला है कि पैराग्राफ लिख के दिखाओ, तो उस तरीके से लिखने को आ सकता है। व्हाट इज कोहेरेंस इन राइटिंग? कोहेरेंस इज अ लॉजिकल फ्लो एंड कनेक्शन ऑफ आइडियाज इंश्योरिंग सेंटेंस ट्रांजिशन स्मूथली एंड स्टे फोकस ऑन द टॉपिक। मतलब आपको रिलेटेड चीज़ें ही लिखना है, जिसे फ्लो के साथ ही लिखना है, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना है, हमेशा टॉपिक को ध्यान में रखकर फोकस्ड रहकर उसी के बारे में लिखना है। राइटिंग स्किल्स को लेकर एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मल लेटर वर्सेस इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होते हैं बेटा उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, अपना एड्रेस लिखो, डेट लिखो, सब्जेक्ट लिखो, जिसको लिख रहे हैं उनके बारे में लिखो, प्रॉपर बॉडी लिखो, कंक्लूजन करो, वो सब चीज़ें। इनफॉर्मल जो होता है थोड़ा पर्सनल होता है, तो फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है, टोन भी फ्लेक्सिबल होती है। तो आपको बेटा इसमें या तो ऐसे ही डिफरेंस पूछ लेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है, या फिर आपको कोई लेटर लिखने को आ सकता है। फॉर्मल लेटर आप सबको लिखना आता ही है, लेटर टू द एडिटर, या फिर लेटर टू द कलेक्टर, लेटर टू हेल्थ मिनिस्टर, या लेटर टू अ न्यूज़पेपर मैगजीन। इस तरीके से आपको कोई भी फॉर्मल लेटर लिखने को आ सकता है, या फिर इनफॉर्मल आया तो फ्रेंड को लिखने के लिए आ जाएगा, फादर को लिखने के लिए आ जाएगा, मनी वगैरह ऑर्डर के लिए, अपनी पढ़ाई के बारे में बताने के लिए, या फ्रेंड को या छोटे भाई को 12th क्लास की प्रिपरेशन के लिए बताने के लिए। तो इस टाइप का आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर, ये तो दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक लेटर आपके एग्ज़ाम में आ सकता है 15 मार्क्स में। अगर आपको प्रॉब्लम हो लेटर में, तो मैं कल एक डिटेल वीडियो थोड़ा जल्दी अपलोड कर दूंगा, जिसमें मैं आपको लेटर का फॉर्मेट भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वो लेटर कैसे लिखना है वो भी बता दूंगा। यूनिट 5 हमारे पास सिचुएशनल कन्वर्सेशन। हाउ डू यू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ फॉर्मेलिटी, मतलब ये अपने आप का इंट्रोडक्शन लिखना है, आप सभी को आता है तो ठीक है ना। आपका इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखते हो, किस तरीके से लिखते हो, वो ये आ सकता है सिचुएशनल कन्वर्सेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी 15 नंबर का या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है।
प्रोवाइड अ सिंपल डायलॉग फॉर मेकिंग एन अपोलॉजी। हाँ, अगर आपको किसी से माफ़ी मांगना है तो बेटा अपोलॉजी लेटर या अपोलॉजी मैसेज भी लिखने को आ सकता है एग्जाम में। हाउ डू यू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कोर्स, मतलब आपको सिंपल सी इन्फॉर्मेशन लेना है बेटा, इन्फॉर्मेशन अपोलॉजी इनके बारे में आपको एक राइटिंग स्किल आएगी लिखने के लिए। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन लेना है मतलब कॉलेज से कि कॉलेज की फ़ीस क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, उस कोर्स को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब चीज़ें कौन कौन फिल कर सकता है, वो सब चीज़ें जो नॉर्मली आपने बीकॉम में, बीबीए में, बीएससी में, बीसीए में एडमिशन लेने के पहले जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी होगी वही लिखना है आपको। नेक्स्ट है हाउ डू यू पोलाइटली डिसएग्री विथ अ प्रपोजल। मान लो आपको किसी ने किसी चीज़ का प्रपोजल दिया, ऑफर दिया है, अब आपको उसको मना करना है, लेकिन क्या होता है बेटा अपन ना डिसरिस्पेक्ट करके मना नहीं कर सकते, तो आपको पोलाइटली मना करना पड़ता है। देखो उन्होंने पोलाइटली लिखा है आई सी योर पॉइंट, हाउ एवर आई हैव डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑन दिस। उन्होंने बोला कि मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ लेकिन मेरा थोड़ा इस बारे में सोच अलग है, बिकॉज और फिर कुछ लिख देना है आगे जो भी आपको लगता है। ये ध्यान रखना बेटा, ऑलवेज एक्नॉलेज द पॉइंट, पहले आपको बताना है कि हमने आपका पॉइंट ध्यान रखा है डिसएग्रीमेंट के पहले, ताकि इसको थोड़ा अच्छा लगे। इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए कुड यू प्लीज प्रोवाइड, बेटा कुड यू जब कुड लगा देते हैं मतलब हम बहुत ज़्यादा उनसे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा आपको ना ये कुड कब लगाना है, वुड कब लगाना है, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। ईज वीज तो सब बच्चे कहीं भी लगा देते हैं, बट जब बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट करना हो तो कुड लगा सकते हैं। कुड यू प्लीज़ प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्स ड्यूरेशन, ये क्या आप हमें प्लीज़ कोर्स के ड्यूरेशन के रिगार्डिंग जानकारी दे सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर बता सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या फुलफिल करना है। तो बेटा ये थे आपके पास हर यूनिट के टॉप 4 क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। और मैंने आपको पहले ही बताया जो यूनिट 1 है उसमें से अगर आप समरीज तैयार कर लेते हो तो आपको उसके अलावा कुछ और पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से आपका काम हो जाएगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट आपको हिंदी के पेपर के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी। मैं कोशिश पूरी पूरी करूँगा कि आपको एक वीडियो और दे दूँ डिटेल में, जिसमें मैं आपको सारे चैप्टर्स की समरी एक्सप्लेन कर दूँगा, लेटर्स वगैरह कैसे लिखना है उनके बारे में भी समझा दूँगा।